चलिए स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको सेल्फ इंडक्शन बताया था और सेल्फ इंडक्टेंस भी समझाया था। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं सेल्फ इंडक्शंस के। तो एक्चुअली में जो रेजिस्टेंस बॉक्स होता है तो उसमें हमेशा रेजिस्टेंस वायर्स जो रहते हैं ये डबल बाउंडेड कॉइल्स होती हैं। मतलब जैसे ये रेजिस्टेंस बॉक्स है और यहां पर आपको मालूम है मेटल स्ट्रिप होती है। यहां पर स्क्रू लगे हुए होते हैं और यहां गैप होता है। इन गैप्स में रेजिस्टेंस वायर जो होते हैं वो नीचे यहां होते हैं, यहां होते हैं इस तरीके से। और यहां पर प्लग की जो होती है वो इंसर्ट रहती है, ये प्लग की इंसर्ट रहती है। तो ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स रहते हैं जो मीटर बिज के एक्सपेरिमेंट में आपने देखा, उसमें जब आप कनेक्ट करते हैं तो यहां पर आप ऐसा वायर और फिर ऐसा, तो जैसे यहां से करंट आता है ये करंट इस मेटल स्ट्रिप से होता हुआ पूरा ऐसा इस वायर के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो कुल मिलाकर इस वक्त जब सारी की इंसर्टेड है तो इसका मतलब कोई भी रेजिस्टेंस सर्किट में नहीं है। लेकिन जब आप किसी की को बाहर निकाल देते हैं तो ये दो मेटल स्ट्रिप्स के बीच में गैप आ जाता है। मैं यदि किसी चीज को थोड़ा सा इनलार्ज करके आपको दिखाऊं तो एक ये और एक ये, तो जो करंट रहेगा वो आएगा यहां तक तो आएगा, लेकिन गैप होने की वजह से करंट आगे नहीं जा पाएगा। अब इसके नीचे यहां मैंने रेजिस्टेंस शो किया है, मतलब ये करंट इस रेजिस्टेंस से होता हुआ जाता है और इसलिए सर्किट पे जितना रेजिस्टेंस इस की के पास में लिखा हुआ होता है जैसे 2 ओम्स, तो इसका मतलब सर्किट में 2 ओम रेजिस्टेंस आ गया। अब ये रेजिस्टेंस डायरेक्ट इस तरीके से नहीं लटका रहता है। एक्चुअली में यहां पर इस तरीके से कोन शेप में नॉन कंडक्टर होता है जिसके ऊपर से यहां पर ये वायर ऐसा लगा रहता है और फिर इसी को यहां से डबल टर्न ऐसा करके फिर कनेक्ट करते हैं। मतलब ये रेजिस्टेंस जो होता है वो डबल बाउंडेड कॉइल होता है, डबल बाउंडेड कॉइल। तो बच्चों ये जो रहता है डबल बाउंडेड कॉइल रहती है, उसका रीजन ये रहता है कि यदि ऐसा ना हो तो यहां पर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। एक्चुअली में ये जो कॉइल रहती है वो ऐसी 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 और फिर यहां से ऐसा कर इस तरीके से होता ये है कि जब सर्किट में यहां ओरिजिनल करंट जाता है क्लॉकवाइज तो इसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है एंटी क्लॉकवाइज, और ये जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज ये ओरिजिनल करंट के पाथ में ऑब्स्ट्रक्शन होता है, रास्ता रोकता है इंड्यूस करंट। तो इसका मतलब ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब रेजिस्टेंस, तो मतलब रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, जितना वायर का एक्चुअल रेजिस्टेंस उतना नहीं रहेगा, जबकि रेजिस्टेंस उतना ही रहना चाहिए जितना वायर का है। तो इसलिए डबल बाउंडेड कॉइल रहती है। तो जब ओरिजिनल करंट ऐसा क्लॉकवाइज जाता है
तो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है एंटी क्लॉकवाइज, और चूंकि ये डबल बाउंडेड है तो फिर ये करंट ऐसा रिटर्न होता है। ओरिजिनल करंट कैसे आता है? एंटी क्लॉकवाइज, पहले क्लॉकवाइज और फिर बाद में एंटी क्लॉकवाइज। इसलिए यहां पर जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है, जब ओरिजिनल करंट क्लॉकवाइज होता है तो इंड्यूस करंट एंटी क्लॉकवाइज, और जब ओरिजिनल करंट एंटी क्लॉकवाइज होता है तो इंड्यूस करंट हो जाता है क्लॉकवाइज। कि तो ये दोनों जो इंड्यूस करंट हैं जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस हुए हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और इसलिए सर्किट में ओरिजिनल करंट फ्लो कर रहा है। तो रेजिस्टेंस उतना ही आएगा जितना इसका वायर का रेजिस्टेंस है। इसलिए रेजिस्टेंस बॉक्स में हमेशा यहाँ पर जो रेजिस्टेंस वायर रहते हैं वो डबल बाउंडेड कॉइल होती है। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से जो मीटर ब्रिज का आपने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें भी पूछा जाता है कि पहले बैटरी की को कनेक्ट करते हैं और बाद में गैल्वेनोमीटर की को, ऐसा क्यों? तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान दो, आपने जब पढ़ा था तो ये था आपका मीटर ब्रिज, और इस कंडीशन में ये मीटर ब्रिज वायर, यहां पर आपका रेजिस्टेंस बॉक्स लगा था, यहां पर अननोन रेजिस्टेंस था, यहां पर गैल्वेनोमीटर की थी और यहां पर जॉकी थी, और यहां पर आपका ये सेल और प्लग की थी, ये था ऐसा। तो हमेशा जो आप ये कनेक्ट करते हैं इस गैल्वेनोमीटर की को, मतलब यहाँ पर जो जॉ की है उसको आप ऐसा टच करते, फिर उठाकर नेक्स्ट पॉइंट पर रखते, फिर उठाकर नेक्स्ट पॉइंट पर, स्लाइड नहीं करते। यदि आप स्लाइड करेंगे तो आपको न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलेगा, गड़बड़ी हो जाएगी। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि ये जो मीटर ब्रिज था ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर वर्क कर रहा है, और इसमें मैंने आपको समझाया था कि ये गैल्वेनोमीटर और ये प्लग की और यहाँ पर बैटरी, अब ये जो गैल्वेनोमीटर होता है इसके अंदर कॉइल होती है, और कॉइल में से करंट यदि फ्लो करेगा तो नो डाउट कॉइल में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? इंड्यूस करंट। तो आप जरा सोचे, यदि मान लीजिए आपने पहले गैल्वेनोमीटर की को प्रेस करके रखा, इसको प्रेस करके रखा, जैसे यहाँ पर जॉक की, क्योंकि जैसे मैंने आपको समझाया था तो ये P था, ये Q था, ये R था और ये S। सेम मीटर ब्रिज में ऐसा जहां टच करते हैं वहां से यहां तक के वायर का रेजिस्टेंस P, इसका Q, ये R और ये S, ऐसा होता है, सेम होता है। तो यदि मान लीजिए आपने जॉकी को पहले टच करके रखा, जैसे मैंने यहाँ पर बताया है, जॉकी मतलब गैल्वेनोमीटर की, तो होगा ये कि यहां से बैटरी करंट जाएगा, यहां पर जाकर डिस्ट्रीब्यूट होगा, और फिर ये करंट यहां पर जाकर फिर उसको सर्किट मिल जाएगा, तो यहां से करंट जाएगा, यहां से भी करंट जाएगा। तो पहले गैल्वेनोमीटर की से करंट फॉरवर्ड किया, इसलिए गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा, फिर ये भी करंट आया है, ये भी करंट आया है, दोनों कंबाइंड होकर यहां पर पहुंचे, फिर यहां से ये करंट आया, ये करंट आया, और जब यहां पहुंचे तब करंट को समझ में आया कि भाई ये तो बैलेंस पोजीशन है, P by Q is equal to R by S है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पर है, मतलब इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, मतलब यहां से करंट फ्लो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जो करंट आना है वो बंद होगा, लेकिन आना बंद तब होगा जब तक करंट यहां पहुंचेगा, लेकिन तब तक तो करंट फ्लो कर गया और यहाँ गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो चुका है। और उसके बाद जब ये करंट रिटर्न होगा, जब वापस बैक होगा,
तो इस गैल्वेनोमीटर की में, गैल्वेनोमीटर कॉइल में ये रिटर्न करंट की वजह से इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, इंड्यूस करंट। और इस इंड्यूस करंट का डायरेक्शन इस रिटर्न करंट के अपोजिट होगा, मतलब इस डायरेक्शन में। तो पहले इस गैल्वेनोमीटर में करंट डिफ्लेक्शन जो हो रहा था वो ओरिजिनल करंट की वजह से हो रहा था, और बाद में डिफ्लेक्शन किसकी वजह से होगा, इंड्यूस करंट की वजह से, मतलब कंटिन्यूअस डिफ्लेक्शन होगा। जबकि नल पोजीशन आ चुकी है और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसलिए आपको बोला जाता है कि कभी भी गैल्वेनोमीटर की को पहले प्रेस नहीं करना है, पहले बैटरी की को प्रेस करना है। मतलब पहले आप इसको प्रेस कीजिए, इसको ऑफ रखिए, इसको ऑफ रखिए, तो बैटरी करंट बाकायदा यहां से जाएगा। तो यहां से फिर नहीं जाएगा क्योंकि सर्किट ऑफ हो गया है, यहां से ऐसा जाएगा, यहां से ये करंट ऐसा जाएगा। टोटल करंट जब यहां पहुंचेगा और उसको समझ में आ गया कि बैलेंस पोजीशन है P बाय Q इज इक्वल टू R बाय S रेशियो मेंटेन है, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट इस पर होंगे सेम पोटेंशियल पर, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, तो करंट को यहां से फ्लो नहीं होना है। तो बाद में आप स्विच को प्रेस कर भी देंगे तो भी करंट फ्लो नहीं करेगा और आपको न्यूट्रल पोजीशन मिल जाएगी। इसलिए हमेशा पहले हमको मीटर ब्रिज के एक्सपेरिमेंट में बैटरी स्विच को पहले प्रेस करना चाहिए, गैल्वेनोमीटर की को ऑफ रखना चाहिए, जो भी आपका रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू आप यहां रखिए, ऐसा रखिए, और फिर जॉकी को उठाकर यहां टच कीजिए। जब आप यहां टच करेंगे और आपको यहां डिफ्लेक्शन भी दिख रहा है, इसका मतलब बैलेंस पोजीशन नहीं है। फिर आप जॉकी को उठाकर नेक्स्ट पॉइंट पर रखिए, स्लाइड मत कीजिए, यहां के बाद में फिर उठाइए और फिर यहां टच कीजिए। अभी भी डिफ्लेक्शन दिख रहा है तो फिर और उठाकर आप नेक्स्ट पॉइंट पर टच कीजिए। तो जैसे आप उठाते हैं तो एक्चुअली में क्या होता है, गैल्वेनोमीटर की ऑफ हो जाती है। फिर जहां आप टच करेंगे कि बैलेंस पॉइंट होगा तो आपको डिफ्लेक्शन जीरो दिखाई देगा। तो ये भी जो रीजन है वो म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे, सॉरी सेल्फ इंडक्शन की वजह से। ये कुछ एग्जांपल्स थे जो सेल्फ इंडक्शन पर बेस्ड थे। नेक्स्ट बच्चों मुझे बताना है आपको म्यूचुअल इंडक्शन। ये म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, तो जैसे सेल्फ इंडक्शन मैंने समझाया था, उसमें जब कॉइल में आप करंट फ्लो करवाते हैं तो करंट की सेल्फ की मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है और उसकी वजह से उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस करंट। उसको आपने बोला सेल्फ इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन में दो कॉइल लेते हैं, एक ये कॉइल होती है और एक और कॉइल होती है। इसमें से फर्स्ट कॉइल को आप सेल से या बैटरी से कनेक्ट करते हैं और सेकंड कॉइल को आप गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करते हैं। जिस कॉइल को आप सेल से या बैटरी से कनेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, जिसको आप गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। तो जब हम प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो करवाते हैं, मतलब स्विच प्रेस करते हैं, तो इसमें करंट फ्लो करता है और करंट के फ्लो होने से यहां मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है क्योंकि करंट फर्स्ट टर्न में से पास होगा, यहां मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, फिर यही करंट आगे सेकंड टर्न से जाएगा, यहां भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होंगे, फिर आगे करंट जाएगा, यहां भी मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। ये सब जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है ये सब जाकर लिंक होता है किससे, सेकेंडरी कॉइल से।
और सेकेंडरी कॉइल में करंट में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज। जब मैग्नेटिक फ्लक्स में यहाँ चेंज होता है तो उसकी वजह से इसमें इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाता है, इंड्यूस्ड करंट, और इसलिए गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होता है। तो इस फिनोमेना को, जिसमें हम प्राइमरी कॉइल में से करंट फ्लो करवा रहे हैं लेकिन सेकेंडरी कॉइल में डिफ्लेक्शन हो रहा है, डिफ्लेक्शन किसकी वजह से होगा? करंट की वजह से। इसका मतलब सेकेंडरी कॉइल में क्या हो रहा है? करंट जनरेट हो रहा है। इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन? whenever there is change in magnetic flux in primary coil, then induced current produced in secondary coil is called mutual induction. Whenever there is change in magnetic flux in primary coil, then induced current and induced EMF produced in secondary coil is called म्यूचुअल इंडक्शन। इसी से रिलेटेड है बच्चों कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, उसी को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो नेक्स्ट जो मुझे समझाना चाहिए वो है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, इसी को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। जैसे वहां पर हम बोल रहे थे कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस, वैसे यहां पर बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों कॉइल का होता है। यहां पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है सेकेंडरी कॉइल से, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट थ्रू प्राइमरी कॉइल। यदि प्राइमरी कॉइल में आप करंट इंक्रीज करेंगे तो सेकेंडरी कॉइल से लिंक होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। भाई सीधी सीधी सी बात है, यहां पर यदि आप करंट इंक्रीज करोगे तो यहां मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। जैसे मान लीजिए प्राइमरी कॉइल सोलेनाइड है, तो सोलेनाइड में हमको मालूम है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू 0 इंटू एन इंटू आई। तो हमको मालूम है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किस पर डिपेंड कर रही है? आई पर। यदि आई इंक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, और यदि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी तो फ्लक्स इंक्रीज होंगे, क्योंकि फाई इज इक्वल टू होता है बी डॉट ए। तो इसका मतलब जो फ्लक्स लिंक हो रहे हैं सेकेंडरी से वो किस पर डिपेंड कर रहे हैं? प्राइमरी कॉइल में जो करंट पास हो रहा है उससे। यदि प्राइमरी कॉइल में आप करंट इंक्रीज करेंगे तो जो सेकेंडरी कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहे हैं वो भी इंक्रीज हो जाएंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। यदि इसको इक्वल करते हैं बच्चों तो फाई एस इज इक्वल टू एम इंटू आई पी होता है। यहां पर एम को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ दिस टू कॉइल्स। तो एम इज इक्वल टू फाई एस अपॉन आई पी, और इस फॉर्मूले के बेसिस पर आप म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं। कभी भी डेफिनेशन देनी है आपको
जो फॉर्मूला होता है उसमें जो राइट साइड पर क्वांटिटी दिख रही है उसके डिनोमिनेटर को आप 1 कर दीजिए, तो न्यूमरेटर उस फिजिकल क्वांटिटी के इक्वल हो जाता है जिसको आपको डिफाइन करना है। जैसे यहां पर इफ IP is equal to 1 ampere, then M is equal to 5S, तो आप इजीली डिफाइन कर सकते हैं, डेफिनेशन दे सकते हैं। यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो आप जब ये नोट करें तो इन लाइंस पर आपको डेफिनेशन लिखनी चाहिए, जो मैं डेफिनेशन बता रहा हूं उसको सुनकर। क्या होना चाहिए? इफ 1 एम्पियर करंट passing through the primary coil, then magnetic flux linked with the secondary coil is called mutual inductance of these two coils. If 1 ampere current passing through the primary coil, then magnetic flux linked with the secondary coil is called mutual inductance of two coils. जब आपको ये पता चल गया, यदि आप इसको ध्यान दें तो आपको क्लियर समझ में आ रहा है 5S is equal to M into of IP। यदि इसको डिफरेंशिएट कर दें ddt of IS, राइट हैंड साइड पर डिफरेंशिएट करेंगे तो M तो कांस्टेंट है, कॉमन आ जाएगा, यहां बचेगा dIP अपॉन dt। ये d5S अपॉन dt क्या होगा? तो बाय फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन d5S अपॉन dt इज इक्वल टू ES। भाई मैग्नेटिक फ्लक्स में यदि चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स किसके इक्वल होता है? इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। और ये मैग्नेटिक फ्लक्स किसमें चेंज हो रहा है? सेकेंडरी में, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी किसमें होगा? सेकेंडरी में। तो इसलिए यहां पर हम लोग लिख सकते हैं d5S अपॉन dt की जगह पर ES M इंटू dIP बाय dt। तो यहां पर M इज इक्वल टू ES अपॉन dIP अपॉन dt। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस के इस फॉर्मूले के बेसिस पर भी आप डेफिनेशन दे सकते हैं। आपको समझना चाहिए इफ dIP by dt is equal to 1 ampere per second, then यदि इसको 1 कर देंगे तो M is equal to ES। तो इस बेसिस पर भी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। क्या होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस? सेकेंडरी में जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसके इक्वल होता है। कब? जब प्राइमरी में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितना हो? 1 एम्पियर पर सेकेंड। तो आप बोल सकते हैं if the rate of change of current through the primary coil 1 ampere per second, then induced EMF in the secondary coil is called mutual inductance of two coils. If the rate of change of current through the primary coil 1 ampere per second, then induced EMF in the secondary coil is called mutual inductance of two coils. तो बच्चों एक फॉर्मूला ये होता है M का, और एक फॉर्मूला ये होता है M is equal to 5S upon IP भी होता है, M is equal to ES upon DIP by dt भी होता है।
इस बेसिस पर आप कैपिटल एन म्यूचुअल इंडक्टेंस इसकी यूनिट बता सकते हैं। आप बोल सकते हैं यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो आप देखिए एसआई सिस्टम में यदि एन के लिए यूनिट बोलते हैं इस फॉर्मूले के बेसिस पर, तो वेबर पर एम्पियर, वेबर पर एम्पियर, क्योंकि आप सबको पता है हम लोग एसआई सिस्टम में फ्लक्स को वेबर में मेजर करते हैं और करंट को एम्पियर में। हालांकि मैंने आपको समझाया है मैग्नेटिक फ्लक्स की सीजीएस सिस्टम में यूनिट क्या होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स की मैक्सवेल 1 वेबर इज इक्वल टू कितना होता है 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल। यदि मैं आपसे कैपिटल एम की सीजीएस सिस्टम में यूनिट पूछूं तो आप बोलेंगे मैक्सवेल पर एब एम्पियर। सीजीएस सिस्टम में करंट की यूनिट ली जाती है एब एम्पियर, एसआई सिस्टम में वेबर पर एम्पियर। और इस फॉर्मूले के बेसिस पर सोचोगे तो dt ऊपर चला जाएगा, तो ईएमएफ इसको वोल्ट में लेते हैं तो वोल्ट इनटू सेकंड पर एम्पियर, तो ये भी यूनिट होती है और वोल्ट इनटू सेकंड पर एम्पियर ये भी होती है, ये भी यूनिट होती है। इसके अलावा यदि मैं डायमेंशनल फॉर्मूला बोलूं तो आप डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपिटल एम, तो जैसा आपने वहां निकाला था आपको मालूम है m इज इक्वल टू 5 के लिए आपको पता है b इंटू ए, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, और करंट के लिए एम्पियर, एम्पियर, फिर मैग्नेटिक फील्ड तो इसकी यूनिट आपको पता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, और एरिया के लिए एल स्क्वायर और एम्पियर के लिए ए। तो डेफिनेटली यदि आप यहां पर कैपिटल एम तो न्यूटन के लिए आप ले सकते हो mlt -2, mlt -2, फोर्स के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला mlt -2 इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम्पियर इंटू एम्पियर, एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा और इस मीटर की जगह पर एल आ जाएगा, तो एक एल कैंसिल, तो कैपिटल एम का डायमेंशनल फॉर्मूला m एल स्क्वायर t -2 a -2। सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस इन दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होते हैं। तो इस तरीके से आप म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में मैंने आपको समझाया कि म्यूचुअल इंडक्टेंस एक्चुअली में क्या होता है, पर चूंकि मैं पढ़ा रहा हूं और मुझे मालूम है इस वक्त मैं बोर्ड के सामने हूं तो आप लोग को उतना क्लियर नहीं दिख रहा है, मेरे कारण बोर्ड रुक रहा है। मैंने साइड में हो गया हूं, आप वीडियो को पॉज करके पूरा देख सकते हो। बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट अपन को टॉपिक देखना है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू सर्कुलर कॉइल्स। तो इसमें से दो कॉइल में से फर्स्ट कॉइल को हम लोग प्राइमरी, सेकंड को सेकेंडरी, प्राइमरी में से करंट फ्लो करवाते हैं और सेकेंडरी को हम लोग कनेक्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर से। अब
सेकेंडरी में जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है phi s इज इक्वल टू होना चाहिए b इंटू ऑफ b डॉट a। तो b मतलब मैग्नेटिक फील्ड, सेकेंडरी कॉइल किसकी मैग्नेटिक फील्ड में है, प्राइमरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड में है, इसलिए bp आ जाएगा। एरिया ऑफ सेकेंडरी कॉइल, यदि एक वायर का टर्न होता तो a लिखते, और यदि n टर्न्स हैं तो n इंटू a, पर सेकेंडरी कॉइल इसलिए ns। ns का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। वैसे हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सेकेंडरी इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स इनटू करंट थ्रू प्राइमरी कॉइल। यदि दोनों को हम इक्वेट करें बाय 1 इनटू तो m इनटू ip इज इक्वल टू bp इनटू ns इनटू ऑफ a। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो m इज इक्वल टू bp इनटू ns इनटू a अपॉन ip। तो डेफिनेटली मैं आपको समझा रहा था कि यहाँ पर बीपी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू प्राइमरी कॉइल, एक्चुअल में जैसे आप लोगों ने फैन कॉइल की वाइंडिंग देखी होगी सारे वायर एक दूसरे के ऊपर ही बाउंड रहते हैं, शॉर्ट सर्किट नहीं होता, क्योंकि उनके ऊपर वार्निश उसकी लेयर चढ़ा दी जाती है जो इंसुलेटर का काम करता है। जैसे आपने वायर देखा, वायर के ऊपर प्लास्टिक रहता है, तो दो वायर टच भी करते हैं तो एक दूसरे शॉर्ट सर्किट नहीं होता, दोनों में से करंट फ्लो करता है उसके बावजूद भी। ऐसे ही जो फैन वगैरह की वाइंडिंग होती है उसमें कॉइल जो रहती है उसके वायर एक दूसरे के ऊपर बाउंडेड रहते हैं, सब में से करंट फ्लो करता, शॉर्ट सर्किट नहीं होता, क्योंकि उन वायर के ऊपर वार्निश्ड लेयर लग जाती है जो एक्चुअली में इंसुलेटर होता है, वो दोनों वायर के बीच में शॉर्ट सर्किट से नहीं होने देता। तो ऐसा एक कॉइल और उसी पर सेकंड कॉइल, तो इसलिए दोनों कॉइल के रेडियस अप्रोक्सीमेटली सेम रहते हैं। तो यहाँ पर प्राइमरी कॉइल के लिए सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला आएगा μ0/4 पाई इनटू 2 पाई ni/r। प्राइमरी बोला है इसलिए प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स, करंट थ्रू प्राइमरी और r रेडियस। एरिया ऑफ सेकेंडरी तो ये हो जाएगा ns इंटू पाई r स्क्वायर, एक r कैंसिल हो गया। यहां पर आप देखें तो n इज इक्वल टू μ0/4 पाई, ये पाई इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर, यहाँ जाएगा np। अच्छा, यहाँ डिनोमिनेटर का ip रह गया था, ये ip है, ये ip कैंसिल। तो फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस m इज इक्वल टू μ0/4 पाई 2 पाई स्क्वायर np इंटू ns इंटू ऑफ r। यहां पर बच्चों मैं इसको कैंसिल इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि आप डायरेक्ट μ0/4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻7 लिख सकते हैं, तो इसलिए ऐसा ही याद कीजिएगा, ज्यादा अच्छा है। np नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, ns नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी और r रेडियस। ये होता है बच्चों म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू सर्कुलर कॉइल्स। नेक्स्ट हमको देखना है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनॉइड। पर इससे पहले नेक्स्ट बच्चों हमको देखना है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनॉइड। तो यहाँ मैंने दो सोलेनॉइड सेपरेट बनाए हुए हैं, इसमें से फर्स्ट प्राइमरी और सेकंड सेकेंडरी। एक को बैटरी से कनेक्ट, सेल से कनेक्ट किया, एक को गैल्वेनोमीटर से। पर प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, ये इसके अंदर रहता है, मतलब एक ही ये रहता है आपका सिलेंड्रिकल, इसी के ऊपर एक्चुअली में प्राइमरी कॉइल होती है और इसी के ऊपर सेकेंडरी रहती है। प्राइमरी में से करंट फ्लो करता है और सेकेंडरी जो रहता है उस पर गैल्वेनोमीटर। तो दोनों की जो एक्सेस रहती है बस वो कॉमन रहती है और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड में जनरेट होती है, पर वो क्लियर देखिए इसलिए मैंने अलग अलग करके बनाया हुआ है। तो अब फिर से जो भी सेकेंडरी कॉइल है
उसमें फ्लक्स लिंक होंगे, वो सेम ऐसे ही होगा। प्राइमरी की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उसमें होगा, और जो एरिया होगा वो सेकेंडरी का होगा, इसलिए नंबर ऑफ टर्न्स इनटू एरिया। वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स हमको मालूम M इनटू I भी होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद सेकेंडरी, यहाँ पर करंट थ्रू प्राइमरी। फिर से 1 और 2 को इक्वेट करेंगे तो सेम ऐसा ही आएगा, फिर से M इक्वल टू यही आएगा, केवल फर्क आएगा मैग्नेटिक फील्ड का, क्योंकि जो सर्कुलर कॉइल थी उसमें मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला डिफरेंट होता है और सोलेनोइड में डिफरेंट होगा। सोलेनोइड का आप लोगों को फॉर्मूला पता है, μ0 इंटू एन इंटू आई। यहाँ पर n होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन L लेंथ। अब चूंकि ये प्राइमरी है तो प्राइमरी करंट भी प्राइमरी का अपॉन लेंथ। लेंथ तो हालांकि दोनों सोलेनोइड की इक्वल होती है, दोनों का रेडियस सेम होता है। अब जब आप यहाँ पर वैल्यू रख देंगे तो नो डाउट यहाँ पर एरिया तो पाई आर स्क्वायर आएगा, और प्राइमरी ये आईपी कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिलाकर एल का फॉर्मूला आएगा म्यू नॉट इंटू पाई इंटू एनपी इंटू एनएस इंटू आर स्क्वायर अपॉन एल। तो ये होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनोइड। बस बच्चों आज के वीडियो में इतना, जो थोड़ा टॉपिक बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा।